अब बच्चों देखो, जब यहाँ पे ना x जो है वो पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो y कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। और हमें पता है कि यहाँ पे जो x का काम करेगा वो यहाँ y का काम करेगा, यहाँ जो y का काम करेगा वो यहाँ x का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है, x जो है पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो y क्या करेगा, पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है, देख लो राइट हैंड साइड से, y जो हमेशा पाई बाई टू से ग्रेटर है, और ठीक है, और पाई बाई टू के क्लोज आ रहा है, कब, जब x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कर्व हो गया किसका, सेक थीटा का, और ये किसका हो गया, सेक इनवर्स x का। यहाँ पे नोट 1 में क्या है, द ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स x इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये जो ब्रांच दिख रहा है ना तुम्हें, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स x लाइंग इन 0 to पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू आर कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले कि ये जो ब्रांच है ये हमारा प्रिंसिपल ब्रांच है। इस ब्रांच पे कोई भी एक पॉइंट उठा लो, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेक इनवर्स x, तो उसके y कोऑर्डिनेट दैट इज सेक इनवर्स x को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। और हमारा डोमेन क्या है, 0 to पाई माइनस पाई बाई टू। उसके बाद क्या है कि जैसे तुम इस ग्राफ में देखो, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है, या मैं बोलूं कि सेक इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू किधर होगी, मतलब किस पॉइंट पर होगी, वो -1 पे होगी। और सेक इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो पाई होगा। सेक इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई होगा, और किस पॉइंट पर होगा, एक्स इज इक्वल टू -1 पे। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा सेक इनवर्स एक्स का, 0 होगा, किस पॉइंट पे होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 पे। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का जो कर्व है वो एक इंक्रीजिंग कर्व है, और सेक थीटा का जो कर्व है वो भी इंक्रीजिंग कर्व है। देख लो, माइनस इन्फिनिटी से अगर तुम पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जाओ, लेफ्ट टू राइट जाओ, तो तुम क्या देखोगे, 0 पर 1 है, और 0 से जैसे ही तुम पाई बाई टू के क्लोज जाओगे लेफ्ट हैंड साइड से, y का वैल्यू कहां चला जाएगा, इंक्रीज होके पॉजिटिव इन्फिनिटी। पाई बाई टू पे तो डिफाइन नहीं होगा। जैसे ही तुम पाई बाई टू से थोड़ा आगे बढ़ोगे, x का वैल्यू को पाई बाई टू से थोड़ा आगे करोगे, तो y कहां से चलेगा, माइनस इन्फिनिटी से। x को अगर तुमने पाई के इक्वल कर दिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इंक्रीज होके -1 हो जाएगी, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोथ सेक थीटा मतलब सेक x और सेक इनवर्स x, इसका जो ग्राफ है ना, ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज पाई। सेक इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई, विच इज अटेन्ड एट एक्स इज इक्वल टू -1, एंड मिनिमम ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज 0 विच इज अटेन्ड एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गए नोट नंबर 3 में। नोट नंबर 3 में क्या बोल रहा है, वो बोथ सेक थीटा एंड सेक इनवर्स एक्स इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। सेक थीटा और सेक इनवर्स एक्स क्या हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन इट्स डोमेन। सेक थीटा का डोमेन क्या है, जो प्रिंसिपल डोमेन क्या है, 0 to पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू, और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 to 1, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड इफ थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, देन सेक इनवर्स सेक थीटा 1 ये भी क्या होगा, ग्रेटर होगा सेक थीटा 2 से, फॉर ऑल थीटा 1 थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 कहां से आएगा, सेक थीटा के डोमेन से। सेक थीटा का डोमेन क्या है, 0 to पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू। और अगर थीटा 1 थीटा 2 से छोटा है तो सेक थीटा 1 क्या होगा, लेस देन थीटा 2 होगा, ठीक है। x1 अगर x2 से ग्रेटर है तो सेक इनवर्स x1 ये भी ग्रेटर होगा। अब ये x1 x2 कहां से आएगा, सेक इनवर्स x के डोमेन से। सेक इनवर्स x का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 to 1, ठीक है। ये वही बात है, x1 x2 से छोटा तो सेक इनवर्स x1 लेस देन होगा सेक इनवर्स x2 से। ये तो कई बार बोला जा चुका है। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि अगर x1 ग्रेटर x2 से तो उस पर फंक्शन अप्लाई करोगे तो वो भी क्या होगा, उससे ग्रेटर ही होगा। ये हमारा किसका कंडीशन है, इंक्रीजिंग फंक्शन का, ठीक है। ये आगे बात समझ में तुम लोगों को। तो ये केस में क्या है हमारे पास कि, ठीक है। अब यहाँ पे नोट नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, नोट नंबर 4 में बोला जा रहा है कि बोथ सेक इनवर्स एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। सेक इनवर्स जो एक्स है हमारा ना ही इवन फंक्शन है, ना ही क्या हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है। क्यों नहीं है अगर कोई पूछे तो उसका ये रीजन है कि सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कभी तो माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, और सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के भी इक्वल होता है। कब होता है, उसके गिवन कंडीशन है, वो अभी हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है कि सेक इनवर्स एक्स इज नीदर इवन, ना ही ये इवन फंक्शन है ना ही ये ऑड फंक्शन है। एक तो बात ये हो गई, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सेक इनवर्स एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। ए पीरियोडिक फंक्शन बोलने का क्या मतलब है, इट इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स इज अ बाउंडेड फंक्शन। ये बाउंडेड फंक्शन है, देख लो।
सेक इनवर्स एक्स को तुम y इज इक्वल टू पाई एंड y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस से बाउंड कर सकते हो, पूरा ग्राफ बाउंड हो गया। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 दे रखे, इनका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हमने साइन इनवर्स में भी किया था, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स सब में किया है, तो सेक इनवर्स में भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर वही बात, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। सेक इनवर्स एक्स क्या है, सेक इनवर्स एक्स जो है ना इज एन एंगल, ये एक एंगल है। सेक इनवर्स एक्स क्या है हमारा, एक एंगल है। ठीक है, और वो एंगल किस रेंज में होगा, 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2 हुज सेकेंड इज एक्स, दैट इज सेक थीटा इज एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स एक एंगल थीटा है 0 से पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2 में, इस रेंज में, जिस पर अगर तुम सेक फंक्शन अप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक इनवर्स 2 का वैल्यू। तो सेक इनवर्स 2 क्या हमारा, एक एंगल है, किस रेंज में एंगल है, 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2, इस रेंज में एंगल है, जिस पर सेक फंक्शन अप्लाई करोगे, उस एंगल पे अगर तुम सेक फंक्शन अप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, 2 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो तुम एक ऐसा एंगल थीटा सोचो जिस पर सेक थीटा 2 के इक्वल हो। एक एंगल ऐसा थीटा सोचो 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2 इस रेंज में, जिस पर सेक थीटा किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल हो। तो अब मैं सोचूंगा 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1.2। फिर मैं अब कॉस पे आ जाऊंगा, मैं सोचूंगा कि कॉस का वैल्यू किस एंगल पे 1/2 होता है, तो 60 डिग्री पाई बाई 3 पर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेक का वैल्यू पाई बाई 3 पर क्या होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब कि एंगल और जो पाई बाई 3 है वो इस रेंज में भी लाई कर रहा है, तो इसका सीधा आंसर क्या हो गया, पाई बाई 3। ठीक है, अब अगर बोला जा रहा है सेक इनवर्स -2/√3, तो सेक इनवर्स -2/√3 एक एंगल है, और एक ऐसा एंगल है जिस पर सेक फंक्शन का वैल्यू किसके इक्वल है, -2/√3 के। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, देख लो, सेक इनवर्स -2/3। तो उसके लिए हमने क्या किया कि सेक इनवर्स -2/√3, इसको हमने थीटा बोल दिया। ठीक है, ये एंगल है थीटा, वेर थीटा कहां से है, 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2, इस रेंज में है थीटा। ठीक है, तो यहां से सेक थीटा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया -2/√3। अब माइनस को छोड़ दिया, 2/√3 के लिए हम लोग सेक का वैल्यू सोचेंगे, कौन सा एंगल होगा, तो वो होगा 30 डिग्री। तो इसको हमने लिख लिया सेक ऑफ पाई बाई 6। ठीक है, अब फिर हमें पता है कि सेक पाई माइनस थीटा इज माइनस सेक थीटा, तो इसको हमने क्या लिख लिया, सेक ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसे लिख लिया। तो ये क्या हो गया, सेक ऑफ 5 पाई बाई 6। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो 5 पाई बाई 6 है ना, ये क्या हमारा 0 से पाई के रेंज में भी है। ठीक है, और 0 से पाई के रेंज में भी है, तो हमें क्या मिल गया, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई बाई 6। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, 5 पाई बाई 6, और थीटा किसके इक्वल हमने माना है, सेक इनवर्स -2/√3। तो सेक इनवर्स -2/√3, इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया, 5 पाई बाई 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि सेक इनवर्स √3/2 का वैल्यू निकालो, ठीक है, तो सेक इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, बिकॉज सेक इनवर्स के आर्गुमेंट में क्या है, √3/2। √3/2 कैसा नंबर होगा, -1 से 1 के बीच में, बट -1 से 1 के बीच में जो नंबर है वो सेक फंक्शन का के डोमेन में नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेक इनवर्स √3/2 इज नॉट डिफाइंड। आ रही है बात समझ में। अब आ जाते हैं बच्चों एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 2x+1। सेक इनवर्स 2x+1 का हमें डोमेन निकालना है। तो फिर यहाँ पे क्या है, सेक डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x क्या होता है, इज x बिलोंग्स टू r -1 to 1। ये क्या होता है, सेक इनवर्स x का डोमेन होता है। तो यहाँ पे सेक इनवर्स की जगह क्या लिखा, 2x+1। तो ये जो 2x, ये पूरा x का काम कर रहा है, ये भी क्या होना चाहिए, इस इंटरवल में होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 2x+1 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू -1, और 2x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये होना चाहिए। ठीक है, वही काम हमने यहां कर लिया। यहाँ पे हमने क्या बोला, 2x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और 2x+1 इज लेस देन इक्वल्स टू -1। यहां से हमने सॉल्व किया तो क्या मिल गया हमें, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। तो डोमेन क्या आ गया फाइनली फंक्शन का, लेस देन इक्वल्स टू -1। इसका मतलब क्या हुआ, -∞ टू -1 इंक्लूडिंग -1 यूनियन 0 टू इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0। ये हमारा आंसर हो गया, फंक्शन का डोमेन आ गया।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इफ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स वाई प्लस कॉसेक इनवर्स जेड इज इक्वल्स टू -3 π/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स। इसका हमें वैल्यू चाहिए। तो अब मैं सोचूंगा कि कैसे करूं क्वेश्चन। तो मैं ये बोलूंगा कि कॉसेक इनवर्स एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होता है, सबसे छोटा वैल्यू, वो क्या होता है, वो होता है -π/2। ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का और किस पॉइंट पर होता है, एक्स इज इक्वल टू -1 पे, देख लेना जाके, पीछे पड़ा है कॉसेक इनवर्स फंक्शन। तो यहां पे क्या दे रखा है कि इस 3 कॉसेक इनवर्स एक्स, ये कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स वाई एंड कॉसेक इनवर्स जेड, इस तीनों का सम क्या दे रखा है, -3π/2। तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों इंडिविजुअली -π/2 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 हो जाए, तभी पॉसिबल है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि कॉसेक इनवर्स एक्स को हमने क्या बोल दिया, -1। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, कॉसेक इनवर्स एक्स को हमने अगर -1 बोल दिया, सॉरी -π/2 बोल दिया, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1। अगर हमने फिर कॉसेक इनवर्स वाई को क्या बोल दिया, -π/2, तो वाई की वैल्यू क्या मिल गई, -1। फिर हमने कॉसेक इनवर्स जेड को क्या बोल दिया, -π/2, तो जेड की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू -1। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स। तो -1 अपॉन -1 तो 1, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 1। सेम लाइन पे वाई अपॉन जेड की भी वैल्यू 1, जेड अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 + 1 3, आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ ये क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, तुम लोगों के लिए छोड़ रखा है, डू इट योर सेल्फ, इसे खुद करोगे। इसके आंसर्स भी मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत बच्चों को होता है कि आंसर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करना, इसके आंसर्स आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इनवर्स ऑफ को टेंजेंट फंक्शन। तो फिर वही बात, जैसे हमने साइन का इनवर्स निकाला, कॉस का, सेक का, कॉसेक का इनवर्स निकाला, सेम लाइन पे कॉट का भी इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉट को टेंजेंट फंक्शन का नेचुरल डोमेन और कोडोमेन लिखेंगे। उसके बाद उसका जो नेचुरल ग्राफ होता है को टेंजेंट फंक्शन का, वो ड्रॉ करेंगे। फिर देखेंगे कि हम डोमेन को किस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करें तो हमारा फंक्शन 1 ऑन्टो हो जाए, डेट इज बाइजेक्टिव हो जाए। फिर उस इंटरवल में हम क्या करेंगे, को टेंजेंट फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे। तो को टेंजेंट फंक्शन जो है, डेट इज कॉट फंक्शन, उसका डोमेन क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जिस थीटा पर साइन थीटा 0 हो जाएगा, उस थीटा पे कॉट थीटा डिफाइन नहीं होगा। साइन थीटा कहां 0 होता है, साइन थीटा 0 होता है n π पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना, क्या होगा, कॉट फंक्शन के डोमेन से n π हटाना होगा। कॉट फंक्शन के डोमेन से क्या हटाना होगा, n π। तो यहां पे हमने डोमेन क्या लिखा फंक्शन का, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज एक्स सच दैट साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन एक्स जिस एक्स पर 0, उस एक्स को हमें हटाना है। ठीक है, तो साइन एक्स किस पर 0, एक्स इज इक्वल टू n π पे। तो हमने क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n π। और को डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर लेते हैं। और फिर कॉट एक्स फंक्शन का जो रेंज है वो भी तो ऑल रियल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नेचुरल, जो हमारा को टेंजेंट फंक्शन है, ये एक मेनी वन ऑन्टो फंक्शन है। ऑन्टो क्यों हो गया, बिकॉज कॉट एक्स फंक्शन का रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर, को डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन्टो फंक्शन हो गया। ठीक है, मेनी वन क्यों है, बिकॉज तुम देख लो, इन्फानाइट ऐसे पॉइंट्स है जिसपे कॉट एक्स 0 वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया फंक्शन। उसके बाद अगर तुमको एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कॉट एक्स के कर्व को इन्फानाइट पॉइंट्स पे कट कर देगा। ठीक है, जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो एक्स कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ही हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, चलो मान लो ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये 3 पॉइंट पे कट किया ना, तो इस तीनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो बराबर है, इक्वल है, बट इन तीनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है ना। मान लो इसके एक्स कोऑर्डिनेट को अल्फा मान लिया, बीटा गामा मान लिया, थीटा मान लिया, थीटा की जगह ईटा मान लिया। तो अल्फा बीटा गामा ईटा सब पे वाई कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन हो गया। वाई कोऑर्डिनेट तो इस पॉइंट का वैल्यू होगा ना, तो ये फंक्शन हमारा मेनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है, कॉटेक्स फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन को डोमेन में एक मेनी वन ऑन्टो फंक्शन है। तो इसको हमने क्या बोला, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ y इज इक्वल टू कॉटेक्स इज अ मेनी वन ऑन्टो फंक्शन इन इट्स नेचुरल डोमेन एंड को डोमेन। अपने नेचुरल डोमेन एंड को डोमेन में क्या है, मेनी वन ऑन्टो फंक्शन है। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लो, तुम ऐसे देखो, अगर तुमने ना कॉटेक्स फंक्शन के डोमेन को -2 पाई से -पाई रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, तो इस केस में देखो फंक्शन हमारा 1 1 है। क्यों 1 1 है? बिकॉज फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देख लो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो 1 1 है। और दूसरी बात क्या है कि -2 पाई से -पाई के बीच में, -2 पाई और -पाई तो ले नहीं सकते, इस पे तो कॉटेक्स डिफाइंड ही नहीं है। -2 पाई और -पाई के बीच में कॉटेक्स जो है अपने रेंज के हर एक पॉइंट को अज्यूम कर रहा है। अज्यूम करने का मतलब हर एक पॉइंट को ले रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस रेंज में फंक्शन 1 1 भी है, साथ में ऑन्टो भी है। तो अगर मैं कॉटेक्स फंक्शन के रेंज को -2 पाई टू -पाई रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो कॉटेक्स फंक्शन क्या हो जाएगा? एक 1 1 ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। तो 1 1 ऑन्टो फंक्शन हो गया तो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। फिर सेम लाइन पर अगर मैंने कॉटेक्स फंक्शन को -पाई टू 0 रिस्ट्रिक्ट किया, अगेन फंक्शन 1 1 ऑन्टो हो गया, अगेन बाइजेक्टिव हो गया। 0 टू पाई करेंगे, फिर 1 1 ऑन्टो बाइजेक्टिव। पाई टू 2 पाई करेंगे, अगेन फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 ऑन्टो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बोला? वही बात बोला जा रहा है तुम्हें कि हमारे पास फंक्शन दे रखा है -2 पाई टू -पाई करेंगे रिस्ट्रिक्ट, कोडोमेन को ऑल रियल नंबर बोला, कॉटेक्स हमारा क्या है? fx इज इक्वल टू कॉटेक्स, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। फिर अगर -पाई टू 0 ले तो भी -पाई टू 0, देख लो -पाई टू 0 अगेन बाइजेक्टिव है। अगर 0 टू पाई ले तो भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। पाई टू 2 पाई ले तो भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। कोडोमेन तो इसका रेंज के इक्वल ऑलरेडी ऑल रियल नंबर। एक्चुअली में क्या है कि अगर मैं कॉटेक्स फंक्शन के डोमेन को n पाई से लेके n पाई प्लस पाई यहां तक रिस्ट्रिक्ट करूं, ठीक है, तो हमारा कॉटेक्स फंक्शन क्या हो जाएगा? एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। सबसे पहले ये क्या है? ये हमारा इन्फानाइट इंटरवल लिखा है, सबसे पहले इसको तुम्हें समझना है। मान लो अगर मैंने n का वैल्यू 0 ले लिया ना, तो देखो ये वाली चीज आ जाएगी। अगर हमने n का वैल्यू 0 ले लिया, n का वैल्यू अगर हमने -1 ले लिया तो -1 यहां पे होगा, तो कौन सी चीज आ जाएगी? ये वाली चीज आ जाएगी, मतलब ये डोमेन आ जाएगा -पाई टू 0। n का वैल्यू अगर -2 ले लिया तो फिर क्या आ जाएगा? हमें ये डोमेन आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट इंटरवल्स लिखा है डोमेन का, जिस पर कॉटेक्स फंक्शन क्या हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है बात यहां पे? बट 0 टू पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डोमेन फॉर विच कॉटेक्स इज इन्वर्टेबल। 0 टू पाई, मैंने क्या बोला कि कॉटेक्स फंक्शन के डोमेन में ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसपे कॉटेक्स फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बट हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्या माना? 0 टू पाई। क्यों माना? ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मानना था, तो एक मान लिया 0 टू पाई। इनवर्स के जब हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे इनवर्स का, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन 0 टू पाई लेने से आसान हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या ले लिया? 0 टू पाई। फिर जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि अगर हम जब भी कॉट इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, डोमेन नहीं गिवन हो कॉट इसका, कॉटेक्स फंक्शन का, कुछ कॉटेक्स फंक्शन के डोमेन पे कोई कमेंट नहीं करे, तो हम मान लेंगे, खुद से मान लेंगे कि क्या हमारा 0 टू पाई डोमेन है। ये बात आ गई समझ में? तो 0 टू पाई जो है ना हमारा कॉटेक्स फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन है। प्रिंसिपल डोमेन है जिस पर यह कॉटेक्स फंक्शन इन्वर्टेबल है, 0 टू पाई। अब सब कुछ भूल गए, ये सारी कहानी, सब आगे पीछे की बात भूल गए। अब मुझे बस इतना याद है कि हमारे पास एक कॉटेक्स फंक्शन है जिसका डोमेन 0 टू पाई है और रेंज उसका या कोर डोमेन ऑल रियल नंबर है। अब ये फंक्शन क्या हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो फिर हमने अब क्या लिया? फाइनली एक फंक्शन एफ लिया, डोमेन क्या लिया? 0 टू पाई, को डोमेन क्या लिया? ऑल रियल नंबर। एफ एक्स को क्या बोला? कॉटेक्स। ये हमारा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ठीक है, फिर इसका इनवर्स क्या होगा? आर से 0 टू पाई में चला जाएगा। इनवर्स के लिए क्या होता है? जो को डोमेन होता है वो डोमेन होता है, जो डोमेन वो को डोमेन हो जाएगा। एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? कॉट इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 9। अब ये भी बात कई बार बोला जा चुका है कि एफ इनवर्स एफ एक्स एक्स के इक्वल होता है, और वो एक्स क्या होता है? एफ फंक्शन के डोमेन से आता है। और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल होता है, और वो एक्स क्या होता है? एफ इनवर्स के डोमेन से आता है। ये भी कई बार आपको बताया जा चुका है। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या होगा? थीटा। ये थीटा कहां से आएगा? कॉट के डोमेन से। कॉट का डोमेन मुझे क्या याद है? 0 टू पाई, तो 0 टू पाई हो गया। ठीक है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स। ये एक्स कहां से आएगा? कॉट इनवर्स के डोमेन से। कॉट इनवर्स का डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ ग्राफ ऑफ, अब हमें क्या करना है? ग्राफ ऑफ कॉट थीटा एंड कॉट इनवर्स एक्स इन इट्स प्रिंसिपल डोमेन। सॉरी, ग्राफ ऑफ कॉट थीटा एंड कॉट इनवर्स एक्स इन इट्स प्रिंसिपल डोमेन। तो उसके लिए देख लो यहां पे क्या है।
जैसे हमने ना कॉट एक्स फंक्शन का ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये ग्राफ तुम्हें दिख रहा है कॉट एक्स फंक्शन का, ठीक है। अब बाकी सब भूल गए, जीरो से पहले के ग्राफ को हटा दिया, पाई के बाद के ग्राफ को हटा दिया, सिर्फ जीरो से पाई के बीच में हमने फंक्शन का ग्राफ रखा, ठीक है। तो ये हमारा कॉट एक्स का कर्व हो गया, और इसका हमने क्या किया, इस कर्व का लाइन y इज इक्वल टू एक्स पर मिरर इमेज लेंगे तो ये कर्व आ जाएगा। ये किसका कर्व हो गया, कॉट इनवर्स एक्स का कर्व हो गया, ठीक है। यहां पे तुम क्या देख रहे हो कि पाई बाई 2 पर कॉट एक्स फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0, और यहां पे देख लो 0 पर पाई बाई 2 है, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि अगर तुम एक्स को 0 के क्लोज ले जाओगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो y क्या होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी को जाएगा। तो यहां पे जब x पॉजिटिव इंफिनिटी को जा रहा है, देख लो, तो y क्या हो रहा है, 0 के क्लोज आ रहा है, और 0 से बड़ा है, इसका मतलब 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। फिर यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जब x हमें पाई के मैं क्लोज ले जा रहा हूं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो y क्या हो रहा है, माइनस इंफिनिटी को जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि जब यहां पे x माइनस इंफिनिटी को जाएगा तो y पाई को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब हमेशा पाई से छोटा होगा, तो देख लो हमेशा पाई से छोटा है, ठीक है। अब नोट नंबर 1 में आ जाओ। नोट नंबर 1 में क्या है कि कॉट फंक्शन जो है वो 0 टू पाई से r है, एंड कॉट इनवर्स r से 0 टू पाई है। द कर्व y इज इक्वल टू कॉट एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ना ही कॉट थीटा का कोई मिनिमम वैल्यू है और ना ही कॉट